दुबई की एक आदत है, वो या तो सबसे बड़ा कोई चीज बना देता है या फिर दुनिया का सबसे यूनिक चीज बना देता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, सबसे बड़ी मॉल, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, सबसे बड़ा 7 स्टार लग्जरियस होटल, सबसे ज्यादा स्काई स्क्रैपर, सबसे बड़ा शिपिंग पोर्ट, सबसे बड़ा बिजनेस हब, सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क, सबसे बड़ा फूलों का बगीचा और ना जाने कितने रिकॉर्ड इस शहर के नाम है। लेकिन ये हुआ कैसे? दुबई के पास ना तो अपना कोई खाने का प्रबंध है और ना ही पानी, ना ही कोई प्राकृतिक खनिज सिवाय पेट्रोलियम के। इसके बावजूद आखिर कैसे दुबई ने पलक झपकते इतने सारे चीजों को अंजाम दे डाला? आखिर क्यों दुनिया के बाकी देश सब कुछ जानते हुए भी दुबई का नकल करके दूसरी दुबई खड़ी नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों खाड़ी के बाकी देश वहीं के वहीं रह गए और दुबई आगे निकल गया? आखिर दुबई के पास इतना पैसा आया कैसे? आइए जानते हैं। महज 20 सालों के अंदर दुबई अपने आप को एक मरुस्थल सा दिखने वाला शहर से फ्यूचरिस्टिक सिटी में तब्दील कर डाला। दुबई के लीडर का फास्ट डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और उसका एग्जीक्यूशन, शानदार इंजीनियरिंग स्किल ने सैकड़ों सालों का इतिहास रखने वाले न्यूयॉर्क, हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर जैसे देशों को भी पछाड़ दिया। आज दुबई में 190 से भी ज्यादा स्काई स्क्रैपर है और इसकी खासियत यह है कि यहाँ हर बिल्डिंग अपने आप में यूनिक है। स्काई स्क्रैपर के मामले में बस न्यूयॉर्क और हांगकांग से ही पीछे है दुबई। 1966 तक दुबई बस एक मरुस्थल सा दिखने वाला जगह हुआ करता था, बस एक ट्रेडिंग पोर्ट जिसे खाड़ी के बाकी देश पूछते तक नहीं थे। 1966 में दुबई में पेट्रोलियम की खोज हुई और फिर क्या था, पैसों की अचानक बारिश शुरू हो गई। 1990 तक खाड़ी के बाकी देशों के जैसे दुबई भी पेट्रोलियम पर निर्भर था और खूब पैसे छाप रहा था, लेकिन कुछ अलग नहीं कर रहा था। लेकिन उस समय का दुबई का जो शासक था, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम, वो काफी दूरदर्शक था। उसने सोचा कि हमारे यहाँ तो तेल के भंडार पड़ोस के खाड़ी देशों के मुकाबले काफी कम है, आज नहीं तो कल ये खत्म हो जाएंगे, फिर क्या होगा? बस इसी सोच ने इसकी नींद उड़ा डाली। उसने दुबई को तेल पर निर्भरता खत्म करने की ठानी। उसका मकसद था दुबई को एक ऐसा शहर बनाने की जो इन्वेस्टमेंट हब हो, जहां पर बिजनेस करना दुनिया में सबसे आसान हो। इसके लिए दुबई को फ्री जोन बना दिया गया। फ्री जोन का मतलब हुआ कि विदेशी लोग यहां आकर बिजनेस कर सकते थे, वो भी बिना कोई टैक्स और एक्साइज ड्यूटी दिए। टैक्स तो वैसे भी दुबई की जरूरत थी ही नहीं, तेल से उसे इतने जो पैसे आ रहे थे। बिजनेस करने वाले को भी डबल फायदा। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ऑफिसेज आज दुबई में खोलना पसंद कर रहे हैं क्योंकि इन्हें यहाँ टैक्स नहीं देने पड़ते। इधर सरकार को भी फायदा, काफी तेजी से कंस्ट्रक्शन होने शुरू हो गए। रियल एस्टेट मार्केट अचानक से बूम कर गई। देखते ही देखते ऊंची ऊंची इमारतें बननी शुरू हो गई। 2000 के दशक तक दुबई स्काई स्क्रैपर से पट सी गई। बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, एटलांटिस द पाम और बुर्ज अल अरब को तो आप जानते ही होंगे। इतना ही नहीं, दुबई के जो प्रिंस थे उन्हें यह भी पता था 1990 के दशक में कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसके चौतरफे फायदे हैं। बाहरी मुद्राएं तो आएगी ही, साथ ही होटल, ट्रांसपोर्ट, एविएशन, लगभग हर सेक्टर को फायदा होगा। देखते ही देखते दुबई को दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित कर दिया गया। एक ही शहर में ऊंची इमारतें, लग्जरियस होटल, सी फेसिंग रिजॉर्ट और मॉल, एक से बढ़कर एक आर्किटेक्ट का नमूना देखकर किसी भी टूरिस्ट का दिमाग हिल जाता है। दुबई में जो मेट्रो चलती है उसमें ड्राइवर होते ही नहीं। दुबई रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उड़ने वाले पैसेंजर ड्रोन कारों की भी टेस्टिंग में लगा हुआ है। फास्ट इंटरनेट, फास्ट ट्रांसपोर्टेशन, A1 क्लास लाइफ स्टाइल, हर चीज या तो यहाँ परफेक्ट है या परफेक्टनेस की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ गर्मियों में तापमान 48 डिग्री से भी ज्यादा हो जाया करती है, इसलिए यहाँ हर जगह एयर कंडीशनिंग देखने को मिलती है, चाहे बस स्टैंड हो या पार्किंग हो या फिर लिफ्ट। यहाँ की सड़कों पर आपको बस सुपर कार्स ही देखने को मिलेगी, बाइक्स तो रेयर है। दुनिया में जितने भी कंस्ट्रक्शन क्रेन है उसका 20% तो अकेले दुबई में ही है। दुबई ने रेगिस्तान में, सोचने वाली चीज है कि रेगिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा बना दिया, दुबई मिरेकल गार्डन। इसके अलावा कई और ऐसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम चल रहा है जिसके फोटो देखकर आप दंग हो जाएंगे। आपको हैरानी हो सकती है कि आखिर दुबई यह सब चीज सोच कैसे लेता है। दुबई के प्रिंस मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम ने 10x प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसका मकसद हर चीज को 10 गुना करने की है। सरकार को ट्रेन किया जा रहा है कि कैसे दुबई में हर चीज को 10 गुनी कर दी जाए। 10 टाइम फास्टर, 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट, 10 टाइम्स बिगर। हाइपरलूप ट्रेन की भी टेस्टिंग दुबई कर रहा है। 2030 तक 50% गाड़ियों को ड्राइवर लेस करने का प्रोजेक्ट है। टेस्ला के साथ दुबई ने इसके लिए टाई अप किया है। यहाँ की पुलिस स्टेशन को भी हाईटेक बनाया जा रहा है। AI के जरिए स्मार्ट पुलिस स्टेशन में ह्यूमन पुलिस के जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे करप्शन खत्म हो जाएगी। कंप्लेन से लेकर फाइन भरने तक सब कुछ ऑटोमेटिक, किसी भी आदमी की जरूरत ही नहीं। आप तो जानते ही होंगे कि दुबई पुलिस दुनिया की सबसे
अमीर पुलिस है। दुबई पुलिस फरारी, मर्सिडीज, BMW की सुपर कार्स में घुमा करती है। दुबई में रह रहे लोगों में 90% तो बाहर के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस से आए लोग ही होते हैं, जो सामान्यतः फाइनेंस, टेक, सर्विस क्लास से संबंध रखते हैं। इसमें भी एक बड़ा समुदाय उन लोगों का है जो ज्यादा पैसों के लालच में यहाँ आते हैं मजदूरी करने। मेहनत भरे काम के बदले इन्हें काफी कम मेहनताना मिलता है, जिसमें से अधिकांश हिस्सा वो अपने घर पर भेज देते हैं। बचे हुए पैसों से घर का किराया और अपना खाना पीना करते हैं, लेकिन इनकी खुद की स्थिति काफी दयनीय होती है। मीडिया में अक्सर कई खबरें आती रहती है कि कैसे यहाँ के मजदूरों के साथ इनके एम्प्लॉयर शोषण करते हैं। तेज गर्मी में भी इन्हें 14 घंटों का काम करना पड़ता है। कई बार तो पारा 50 डिग्री भी पहुंच जाने के बाद इन्हें काम करना पड़ता है। छुट्टी और घर लौटने से संबंधित कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। वर्कर के पासपोर्ट को अक्सर एम्प्लॉयर द्वारा जब्त कर लिया जाता है ताकि वो काम पूरा हुए बगैर घर न लौट सके। बुर्ज खलीफा जैसे विशाल इमारत को तैयार तो एक करते हैं, लेकिन खुद बदहाल स्थिति में रहते हैं। इनके पास रहने का कोई ढंग की जगह नहीं होती। दुबई में ही सोनपुर नाम की जगह है जहां लगने वाले मार्केट में उन्हें काफी सस्ती सब्जियां मिल जाती है, वरना दुबई के बाकी हिस्सों में मिलने वाली सब्जियों के दाम उनकी सैलरी से भी ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से दुबई का एक दूसरा पहलू भी है जिसे कभी कोई अहमियत नहीं मिलती, क्योंकि दुबई के चकाचौंध में इनकी समस्या गायब हो जाती है। इन लोगों के खून पसीनों की मेहनत ही है जिसकी वजह से दुबई आज वो सब हासिल कर सका है जिसके लिए वो जाना जाता है। खैर, यह सिर्फ दुबई की कहानी नहीं बल्कि दुनिया के हर बड़े शहरों में वर्कर्स की हालत ऐसी ही होती है। हालांकि दुबई सरकार ने वर्कर की स्थिति को समझा है, इसके लिए कई नियम कानून बनाए हैं जिससे इन्हें फायदा जरूर मिलेगा। खैर, जो भी है, एक चीज तो तय है कि इन गुमनाम लोगों ने मिलकर एक ऐसे शहर की बुनियाद रख दी है जिसकी आहें पूरी दुनिया भरता है। जो एक बार दुबई आता है दोबारा दुबई आने की सोचता ही नहीं, बल्कि 10 और लोगों को दुबई घूमने के लिए प्रेरित करता है। इतना ही नहीं, दुबई ने दुनिया के सारे लोगों के लिए दुबई का द्वार खोल रखा है। हर जाति, धर्म, रंग, रूप, लिंग के लोगों को दुबई में सम्मान दिया जाता है। बाकी खाड़ी देश धर्म युद्ध में ही उलझे रह गए। इधर दुबई समय समय पर अपने धार्मिक कट्टर नियमों को फ्लेक्सिबल बनाता गया, बदलाव करता गया। मुस्लिम महिलाओं को भी कई तरह की आज़ादी दी गई। यही सब चीज कुल मिलाकर दुबई को बाकी खाड़ी देशों से अलग कर गई। आज पेट्रोलियम दुबई के GDP का केवल 1% मात्र रह गया है। तेल रहे या ना रहे, दुबई को अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सलाम करता हूँ दुबई प्रिंस की विजनरी लीडरशिप को, जिसने एक मिसाल पेश की कि आखिर लीडरशिप होता क्या है, आखिर कैसे एक अकेला शख्स किसी भी चीज की काया पलट कर सकता है। हमारे देश के नेताओं को भी शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम से सीख लेनी चाहिए कि आखिर काम कैसे किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइएगा। मुझे लगता है कि हर चीज का एक कारण होता है और इसी कारण को मैं आपके सामने रखता हूं। ऐसे ही वीडियो आपको अगर पसंद है तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।